अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को। देखेंगे कि एमएचसी क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इसका इम्यूनोलॉजी में क्या रोल है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एमएचसी जिसकी फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि एमएचसी क्या है। एमएचसी एक्चुअली क्लस्टर ऑफ जीन्स है। क्लस्टर ऑफ जीन्स का क्या मतलब है? क्लस्टर एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है गुच्छा। ये जीन्स का एक क्लस्टर होता है जो कि टाइटली लिंक्ड होता है। अब जीन्स हैं तो जीन्स की कोई ना कोई लोकेशन होगी, यानी कि किसी ना किसी क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एमएचसी आर प्रेजेंट इन एवरी मैमिलियन स्पीशीज। जितनी भी मैमिलियन स्पीशीज होती है उन सब के अंदर ये एमएचसी प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होंगे एमएचसी, अगर ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है HLA कॉम्प्लेक्स, यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 6 में प्रेजेंट होते हैं। अगर माइस में देखें तो जब एमएचसी माइस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए एक कॉम्प्लेक्स का टर्म यूज़ की जाती है जिन्हें कहा जाता है H2 कॉम्प्लेक्स। यानी कि एमएचसी अगर ह्यूमंस में प्रेजेंट है तो उनके लिए टर्म यूज़ होगी HLA की। अगर माइस में प्रेजेंट होंगे तो तब टर्म यूज़ होगी H2 कॉम्प्लेक्स की। और माइस में क्रोमोसोम 17 में प्रेजेंट होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रही होती कि एमएचसी और HLA में डिफरेंस क्या है। एमएचसी एक्चुअली एक ब्रॉड टर्म है जो कि सभी टाइप के जितने भी मैमलियन स्पीशीज़ हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगी तो एमएचसी का वर्ड यूज़ होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर स्पीशी की बात करें, एमएचसी अगर ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है तब उसके लिए टर्म यूज़ होगी HLA की। और अगर माइस में तब एमएचसी को ही H2 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ह्यूमंस में ये क्रोमोसोम 6 में प्रेजेंट होते हैं, माइस में ये क्रोमोसोम 17 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एमएचसी की लोकेशन देख ली कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली एमएचसी जीन्स हैं। जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स क्या करती हैं? वो प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं। तो इन प्रोटीन्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है एमएचसी प्रोटीन्स या एमएचसी मॉलिक्यूल्स। अब ये एमएचसी मॉलिक्यूल जितने भी न्यूक्लियोटाइड सेल्स हैं उनकी सभी की सेल के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस्ड होते हैं और वहाँ पर ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला इनका फंक्शन होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये एंटीजन को प्रेजेंट करते। बहुत बार हम लोग ये टर्म यूज़ कर चुके हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा जहाँ पर भी टी लिम्फोसाइट टी सेल्स की बात हुई हुई थी, जहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पर एमएचसी का जिक्र ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, टी सेल्स जो हैं, वो हमारी बॉडी के बहुत ही ज़्यादा वीआईपी सेल्स हैं। वो कभी भी फ्री एंटीजेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो उसके सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो उन्हें प्रेजेंट ना करें एंटीजन को। और टी सेल्स कभी भी हर टाइप के एंटीजन को डील नहीं करते हैं। टी सेल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनेशियस नेचर या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं। कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और प्रोटीन उन्हीं के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एमएचसी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को, ताकि टी सेल्स जो है उन्हें रिकग्नाइज करें, फिर उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। तो एमएचसी का मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ज़्यादा काम जो है इंपॉर्टेंट, वो है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना, या टी सेल्स के थ्रू अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना, एंटीजन प्रेजेंट करना टी सेल्स को। एंटीजन प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं, ये सब कुछ हम लोग हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग पहले उसको देख लें, फिर आपको वहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है, वो सब वहाँ पर प्रेजेंट है। सेकेंड काम है सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन करना। एमएचसी का ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि फंक्शन है इसका कि डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी कि इनके दरमियान फ़र्क मालूम करना कि सेल्फ एंटीजेंस कौन से, नॉन सेल्फ एंटीजन कौन से। हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर बहुत से ऐसे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्थी एंटीजेंस होते हैं, जो कि यूज़फुल होते हैं, फंक्शनल एंटीजेंस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। अगर उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए, हमारी खुद की एंटीजन के अगेंस्ट जनरेट हो जाए, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए एमएचसी क्या करता है? एमएचसी का एक काम ये भी होता है कि सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करना, फ़र्क मालूम करना कि अपने एंटीजन कौन से और बाहर से आने वाले एंटीजन कौन से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ्ट रिजेक्शन।
ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? एक्चुअली ग्राफ्ट का जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। एमएचसी का एक बहुत ज़्यादा रोल होता है टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। अगर हम लोग इसकी डिस्कवरी देखें, इसकी हिस्ट्री देखें कि ये किस तरह एमएचसी डिस्कवर हुए थे, तो ये डिस्कवर हुए थे ड्यूरिंग टिश्यू ट्रांसप्लांट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन माइस। जब माइस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता था तो सम टाइम एक्सेप्टेंस होती थी उस ऑर्गन की और समटाइम्स रिजेक्शन हो जाती थी। ये एक्सेप्टेंस और जो रिजेक्शन थी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग पॉइंट था रिसर्चर्स के लिए। आखिर क्या रीज़न है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी टिश्यू या ऑर्गन किसी दूसरी बॉडी में एडजस्ट होगा या रिजेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। समटाइम्स जो है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जाती थी माइस के अंदर तो वो एक्सेप्ट हो जाती थी, समटाइम्स जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती थी। तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी, कैसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे? सो इसका आंसर जो था वो एक अमेरिकन रिसर्चर जॉर्ज स्नेल ने डिस्कवर किया था कि हर सेल की सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो माइस के ऊपर काम कर रहे थे। माइस में उन्होंने कहा था कि H2 कॉम्प्लेक्स यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि माइस में क्रोमोसोम 17 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद में डिस्कवरीज हुई जब ह्यूमन का केस डिस्कस किया गया तो ह्यूमंस में भी ये देखा गया जो सक्सेस रेट है टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वो डिपेंड्स कर रहा होता है डोनर और रेसिपिएंट की HLA जीन के ऊपर। यानी कि HLA ह्यूमन न्यूक्लियोसाइड एंटीजन जो कि इनकोड करते हैं HLA जीन्स, ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं HLA MHC किसी भी टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर। वैसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत से स्ट्रक्चर्स और एंटीजन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सब में जो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं वो MHC एंटीजन रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। अब क्या होते हैं अगर हम लोग किसी भी डोनर की किडनी की बात कर लेते हैं। अगर एक किडनी है जो कि किसी दूसरे पर्सन के अंदर डोनेट की गई है तो वहां पर डोनर की जो किडनी के एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं वो रेसिपिएंट की किडनी के लिए क्या होते हैं एंटीजन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। किडनी के ऊपर जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं डोनर की किडनी के, वो जब रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो उसके लिए तो क्या होंगे, उसके लिए फॉरेन होंगे, उसके लिए फॉरेन मटेरियल होगा, फॉरेन एंटीजन होंगे। तो वो जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम होता है वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने शुरू कर देता है, यानी कि अटैक करने लगता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लग जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डोनर और रेसिपिएंट के जो HLA जीन है वो आपस में एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, यानी कि एक दूसरे के लिए मुताबिकत रखते हो। यहाँ पर जो हिस्टो कंपैटिबिलिटी है, हिस्टो मीन होता है टिश्यू, कंपैटिबिलिटी मीन, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है मुताबिकत, वेल मैच, सूटेबल। तो सूटेबल होना चाहिए दोनों का जो HLA जीन है, HLA जो एंटीजेंस है वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होने चाहिए, मैच करने चाहिए। हिस्टो कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है। आई होप कि आपको इस टर्म की अब समझ आ गई होगी। मेजर मीन बहुत बड़ा, हिस्टो कंपैटिबिलिटी मीन मुताबिकत रखना, टिश्यू का आपस में वेल मैच्ड होना, सूटेबल होना, और कॉम्प्लेक्स मीन पेचीदा। मैंने जैसे कहा कि MHC क्लस्टर ऑफ जीन्स है, तो ये मतलब होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस जीन्स डिफर अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज एंड आर कॉल्ड एलो एंटीजेंस। एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर ये जो जीन्स होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इनके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, इन्हें एलो एंटीजेंस भी कहा जाता है। अगर HLA जीन्स जो हैं वो डिफर कर रही होंगी डोनर और रेसिपिएंट्स से, तो तब क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो जो रेसिपिएंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो जो डोनर किडनी है, जो बाहर से आने वाली किडनी है, उसके अगेंस्ट जो है उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देंगे। इसीलिए कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MHC जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि MHC के क्लस्टर ऑफ जीन्स है, यानी कि बहुत सारी जीन्स का एक कलेक्शन है जो कि एक साथ ह्यूमंस में क्रोमोसोम 6 के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो MHC जीन्स हैं इन्हें इनकी प्रोडक्ट के बेस पर, यानी कि ये जो MHC जीन्स प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, उन प्रोटीन्स के बेस पर, उन प्रोडक्ट्स के बेस पर MHC को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। MHC जीन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 MHC जीन, क्लास 2 MHC जीन और क्लास 3 MHC जीन।
अगर इन जीन्स की अगर हम लोग लोकेशन देखें, सीक्वेंस देखें कि क्रोमोसोम 6 पर इनका सीक्वेंस क्या होता है, तो वो ये सीक्वेंस होता है कि क्रोमोसोम 6 पर ये शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होती हैं। एमएससी कहाँ प्रेजेंट होती है? शॉर्ट आर्म पर। क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग आर्म जिसे क्यू आर्म कहा जाता है, और एक होता है शॉर्टर आर्म जिसे पी आर्म कहा जाता है। तो एमएससी जो है वो शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होते हैं। तो शॉर्ट आर्म में क्या होता है, अगर हम लोग सेंट्रोमियर, ये जो दरमियान वाला रीजन है जहाँ पर दो आर्म्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर, अगर हम लोग सेंट्रोमियर की तरफ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आएगी क्लास 2 एमएससी जीन, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी क्लास 3 एमएससी जीन, फिर आएगी क्लास 1 एमएससी जीन। यानी कि जो टीलोमियर साइट है, ये जो एंड है क्रोमोसोम्स का, यहाँ पर क्लास 1 प्रेजेंट होती है, दरमियान में क्लास 3 प्रेजेंट होगी, और सेंट्रोमियर की तरफ क्लास 2 प्रेजेंट होगी। ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर हेला का वर्ड भी यूज होता है, तो ये भी क्या कहा जा सकता है, HLA क्लास 2, HLA क्लास 3, HLA क्लास 1। याद रखिएगा क्लास 1 जो है वो टीलोमेयर साइट की तरफ प्रेजेंट होती है, क्लास 1 जो है वो टीलोमेयर की तरफ प्रेजेंट होती है, क्लास 2 सेंट्रोमियर की तरफ प्रेजेंट होती है, और जो क्लास 3 है वो दरमियान में प्रेजेंट होती है। तो ये होती है उसके ऊपर क्रोमोसोम्स के ऊपर एमएचसी की लोकेशन या सीक्वेंस। क्लास 1 एमएचसी जीन्स की बात करें कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स को इनकोड करती है, तो क्लास 1 एमएचसी जीन से जो मॉलिक्यूल्स इनकोड होते हैं या जो प्रोटीन इनकोड होती है उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है एमएससी क्लास 1। ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं? एमएससी जीन इनकोड ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है जो कि सभी टाइप के न्यूक्लिएटेड सेल, जितने भी सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये उनके सरफेस के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये एंटीजन की प्रेजेंटेशन करती हैं, और किन को करती हैं? टीसी सेल्स यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को ये एंटीजन प्रेजेंट करती हैं। कौन सी? एमएससी क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग क्लास 2 एमएससी जीन्स के मॉलिक्यूल्स की बात करें, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनके जो प्रोटीन्स होती हैं उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है एमएससी क्लास 2, और ये इनकोड करती हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एपीसीज यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। एमएससी क्लास 1 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी न्यूक्लिएटेड सेल, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनकी सबकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एमएचसी क्लास 2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स, ये उनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं? दे प्रेजेंट प्रोसेस एंटीजन पेप्टाइड टू टीएच सेल। ये जो प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रोसेस एंटीजन की जो प्रेजेंटेशन करते हैं, ये किसको करते हैं? टी हेल्पर सेल्स को करते हैं। क्लास 1 साइटोटॉक्सिटी सेल्स को, क्लास 2 जो करती है वो टी हेल्पर सेल्स को करती है। क्लास 3 की बात करें, क्लास 3 एमएससी जीन्स, ये क्या करती हैं? ये इनकोड करती हैं सिक्रेटेड प्रोटीन्स को, सिक्रेटेड प्रोटीन्स को करती हैं जो कि सिक्रेशन में रिलीज कर दी जाती हैं, वहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। ये किसी तरह की एंटीजन की प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जो एमएससी क्लास 3 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करते हैं। इसके अलावा बल्कि कि ये क्या करते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो प्रोटीन्स एमएससी क्लास 3 जीन्स इनकोड करती हैं, वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रोटीन्स होती हैं। उसके साथ साथ जो होते हैं इन्फ्लामेशन, जो मॉलिक्यूल्स सिक्रेट कर रहे होते हैं, इन्फ्लामेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टीएनएफ, हीट शॉक प्रोटीन भी क्लास एमएससी 3 जीन्स के थ्रू जो होती इनकोड होती हैं, या ये कहना है कि एमएससी क्लास 3 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोटीन्स होती हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं, और जो क्लास एमएससी 3 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी तरह की एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। क्लास एमएससी 3 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रोल सिर्फ इतना ही है, इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं इम्यूनिटी के अंदर, इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाने में वो कर रही होती है क्लास 1 एमएससी जीन्स के मॉलिक्यूल, क्लास 2 एमएससी जीन्स के मॉलिक्यूल्स। इनको ही आगे हम लोग डिटेल में इनके स्ट्रक्चर को, इनके फंक्शंस को सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें एमएससी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला फीचर होता है ऑल एमएससी लोग आर एक्सप्रेस को डोमिनेंटली।
जितनी भी एमएचसी की लोकाई होती हैं, जितने भी एमएचसी का जो एक्सप्रेशन होता है वो अलील्स का, वो कोडोमिनेंटली होता है। कोडोमिनेंटली का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड से, यानी कि फादर साइड से और मदर साइड से आए हुए जो अलील्स होते हैं वो इक्वली एक्सप्रेस्ड हो रहे होते हैं सेल की सरफेस के ऊपर। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, एक डोमिनेंट जीन होती है, एक डोमिनेंट अलील होती है और एक होती है रिसेसिव। ठीक है। डोमिनेंट जो होती है वो या तो फादर की होती है या फिर मदर की होती है, और रिसेसिव जो होती है वो भी दोनों में से किसी एक की हो रही थी, यानी कि एक एक्सप्रेशन शो हो रहा होता है मदर साइड से या फादर साइड से। लेकिन कोडोमिनेंट के केस में क्या होता है कि दोनों ही साइड से आई हुई अलील्स जो होती है वो इक्वली अपना एक्सप्रेशन शो करती हैं। तो एमएचसी के केस में जो एमएचसी की अलील्स होती हैं वो कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड हो रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एमएचसी अलील्स आर हैप्लोटाइप। जितनी भी एमएचसी की अलील्स होती हैं वो हैप्लोटाइप होती है। हैप्लोटाइप का क्या मतलब होता है? हैप्लोटाइप मीन्स कि एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी एमएचसी अलील्स होती है, लिंक्ड एमएचसी अलील्स का जो सेट होता है वो उनकी जो और उनकी टेंडम इनहेरिटेशन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि विदाउट रिकम्बिनेशन के बगैर ही वो एक जनरेशन से बिल्कुल एज इट इज ही जो सेट होता है लिंक्ड एमएचसी एलील्स का वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास आउट हो जाता है। किसी टाइप की कोई रिकम्बिनेशन नहीं होती। जब रिकम्बिनेशन ही नहीं होती तो वहां पर वेरिएशन ही नहीं आती, यानी कि चेंजेस ही नहीं आते। सो 97% केसेस में जो लिंक्ड एमएचसी कॉम्प्लेक्स होता है वो पूरे का पूरा ही इनहेरिटेशन हो जाता है, यानी कि इनहेरिटेड हो जाता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। किसी टाइप की रिकम्बिनेशन नहीं होती। सो इस तरह एक पर्सन के अंदर दो हैप्लोटाइप्स प्रेजेंट होती हैं। एक हैप्लोटाइप जो कि पैटर्नल साइड से आ रही होती है, यानी कि फादर वाली साइड से आती है। एक हैप्लोटाइप जो कि मदर वाली साइड से, मदर के अंदर से आ रही होती है। सो इस तरह एक पर्सन के अंदर दो हैप्लोटाइप्स एमएचसी की अलील्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट फीचर है एमएचसी आर हाईली पॉलीमॉर्फिक एंड पॉलीजेनिक। पॉलीमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? पॉली मीन मैनी, मॉर्फिक मीन फॉर्म्स। एक से ज्यादा फॉर्म्स अलील्स, एक से ज्यादा अलील प्रेजेंट होती हैं एक ही सिंगल जीन के लिए। पॉलीजेनिक की देखा जाए तो पॉली मीन मैनी, जेनिक का वर्ड यूज होता है जीन्स के लिए। एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होती हैं एमएचसी की। हमने यही बात की थी कि एमएचसी जो होती हैं, एमएचसी एक क्लस्टर ऑफ जीन होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एचएलए में जो होता है वो 200, राउंड अबाउट 200 जीन्स प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम 6 में ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होता है, क्लस्टर प्रेजेंट होता है। फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि जो क्लस्टर है इनको इनके प्रोडक्ट के बेस पर, इनको इनके मॉलिक्यूल्स प्रोटीन की बेस पर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के अंदर। अब ये जो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 है, इनकी अंदर ये फर्दर आगे से डिवाइडेड है। इनके अंदर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्लास 1 की बात करें, एक्चुअली क्लास 1 की बात करें तो HLA क्लास 1 contains HLA-A, HLA-B एंड HLA-C जीन्स। ठीक है। 1 के अंदर ABC प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है। जबकि अगर 2 की बात करें तो ये जो 2 का पूरा रीजन है, क्लास 2 वाला जो जीन्स का रीजन होता है, इसको कह दिया जाता है डी जीन्स, डी रीजन। ये जो डी रीजन है ये भी आगे से फर्दर डिवाइडेड होता है। इसके अंदर भी मल्टीपल जीन्स की आगे से डिवीजन होती है, जैसे कि DP, DQ, DR। अब ये जो P है, डी रीजन के अंदर 3 ग्रुप्स में आगे फर्दर डिवाइडेड हो जाता है, PQ और R के अंदर। अब ये जो DP है, P वाला भी आगे से फर्दर डिवाइड हो जाता है, DPA, DPB। Q वाला भी आगे से डिवाइड हो जाता है, DQA, DQB, DRA, DRB। तो इसको बोला जाता है पॉलीजेनिक, यानी कि एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और पॉलीमॉर्फिक मीन एक से ज्यादा, एक ही जीन के एक से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट होती। अब इनका फंक्शन क्या होता है, यानी कि ये इनका क्या फायदा होता है? एक्चुअली ये जो चीजें हैं पॉलीजेनिक, पॉलीमॉर्फिक, इनकी वजह से एमएचसी मॉलिक्यूल्स में डाइवर्सिटी आती है। एमएचसी मॉलिक्यूल्स में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी मीन कि एक ही सेल पर, मैमल्स में एक ही सेल पर डिफरेंट टाइप के एमएचसी प्रेजेंट होते हैं, और हर एमएचसी मॉलिक्यूल एक से ज्यादा टाइप के एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है, उन्हें प्रेजेंट कर सकता है। डेट इज डाइवर्सिटी।
अगर हम लोगों ने जब हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ की बात की थी तो एंटीबॉडीज़ को कहा था कि एंटीबॉडीज़ आर हाईली स्पेसिफिक, कि एक ही एंटीजन है उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, उसके साथ जाके बाइंड करेगी। जबकि एमएचसी के केस में ऐसा नहीं होता। एक सेल के ऊपर डिफरेंट टाइप के एमएचसी प्रेजेंट होते हैं और वो जो एमएचसी होता है, एक एमएचसी मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप के एंटीजन के साथ यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। यहाँ पर एमएचसी में स्पेसिफिसिटी नहीं होती कि एक एंटीजन है उसने उसके साथ एक ही तरह के एमएचसी जाके वो जो है बाइंड करेगा, एक तरह के एमएचसी के साथ बाइंड करेगा। इस तरह की कोई स्पेसिफिसिटी वाली बात नहीं होती। एक एमएचसी है उसके ऊपर मल्टीपल जीन्स आके जो एंटीजन्स जो होते हैं वो आके उनके साथ बाइंड कर सकते हैं। तो डेट इज डाइवर्सिटी। और ये जो डाइवर्सिटी पॉसिबल होती है ये पॉलीमॉर्फिज्म, जेनिक एमएचसी और कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन की वजह से ही पॉसिबल होती है। सबसे पहले बात करते हैं एमएससी क्लास 1 के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की। एमएससी क्लास 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। ये दो मेन कंपोनेंट से बनी होती है। एक इसमें होती है हैवी चेन जिसे कहा जाता है अल्फा चेन, और एक होती है स्मॉलर चेन बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन। ये जो बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन होती है ये नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड प्रोटीन होती है जो कि अल्फा चेन के साथ एसोसिएटेड होती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 अल्फा चेन, यानी कि जो अल्फा चेन है उसकी फर्दर 3 डोमेन्स होती हैं और जो बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन है वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो एमएससी क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स की उसके स्ट्रक्चर के और कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अल्फा चेन कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स, ये फर्दर 3 डोमेन्स पर कंसिस्ट करती है। एक होती है अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। यहाँ पर देखें ये है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अब ये जो अल्फा चेन है यही ट्रांसमेम्ब्रेन होती है, यानी कि यही मेम्ब्रेन के अंदर जा रही होती है, मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होती है और इसका कुछ पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये सेल की इंटरनल साइड है, साइटोप्लाज्म है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल का किसी भी सेल का बाहर वाला हिस्सा है, बाहर। तो जो अल्फा मेम्ब्रेन है यहाँ पर देखिए अल्फा चेन है, सिर्फ वही क्या हो रही है, वही मेम्ब्रेन के अंदर जा रही है। इससे सिर्फ जो अल्फा होती है वो ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, वही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसका कुछ पार्ट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जाता है। जबकि बीटा 2 की बात करें, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, तो ये नॉन ट्रांसमेम्ब्रेनिक होती है, यानी कि इसका कोई भी पार्ट जो होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं होता, वो सेल की सरफेस के अंदर नहीं जाता। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये आउटसाइड ही प्रेजेंट होती है, नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड होती है किसके साथ, अल्फा 3 के साथ, बिल्कुल अल्फा 3 के साथ नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड होती है। अल्फा 1 और अल्फा 2 का क्या काम होता है, इनका काम होता है ये बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं किसकी, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट की। ये है पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट का क्या काम होता है, यहीं पर इसी जगह पर आके कोई भी एंटीजन, पेप्टाइड एंटीजन जो है उसकी बाइंडिंग होती है इस जगह पर, और फिर इसको आगे से प्रेजेंट किया जाता है किसको, टीसी सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। अल्फा 3 डोमेन की बात करें तो ये इसका क्या काम होता है, ये एंकर करती है इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है वो नॉन पॉलीमॉर्फिक होती है और ये नॉन ट्रांसमेम्ब्रेनिक भी होती है, ये आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होती है, इसका कोई भी पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी पार्ट जो है वो सेल के अंदर नहीं जा रहा होता। और इसका एक काम देखें तो ये क्या करती है, प्रॉपर फोल्डिंग और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती है एमएससी क्लास 1 के मॉलिक्यूल के लिए। और अगर पेप्टाइड की बात की जाए कि एंटीजन की जो बाइंडिंग होती है वो किस चेन के साथ होती है, तो याद रखिएगा वो अल्फा चेन के साथ ही होती है जो कि हैवी चेन होती है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो कि स्मॉलर चेन होती है या लाइटर चेन होती है उसके साथ एंटीजन की बाइंडिंग नहीं होती है। एमएचसी क्लास 2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी कंसिस्ट कर रही होती है 2 कंपोनेंट्स के ऊपर। दोनों ही ट्रांस मेम्ब्रेन चेन्स होती हैं, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। दोनों ही ट्रांस मेम्ब्रेन होती हैं, यानी कि दोनों ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उनका कुछ पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है, यानी कि इनका जो सी टर्मिनल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि एन टर्मिनल जो है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है। दोनों ही चेन्स का, अल्फा का भी और बीटा का भी। ईच हैव 2 डोमेन्स,
अब दोनों का ही अल्फ़ा का भी और बीटा के भी दो दो डोमेन्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा वन बीटा टू। यहाँ पर देखें ये है अल्फ़ा वन बीटा वन अल्फ़ा टू बीटा टू। अल्फ़ा वन और बीटा वन का क्या काम है, यानी कि दोनों वन का अल्फ़ा का और बीटा वन का क्या काम होता है। डोमेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग एंड प्रेजेंटिंग द एंटीजेनिक पेप्टाइड। अब किसी भी एंटीजन की पेप्टाइड एंटीजन की जो बाइंडिंग होती है वो कहाँ पर होती है, वो अल्फ़ा वन और बीटा वन यहाँ पर इस जगह पर हो रही होती है। तो अल्फ़ा वन और बीटा वन दोनों ही वन वाले जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, बाइंडिंग और प्रेजेंटेशन के लिए, एंटीजन के प्रेजेंटेशन के लिए। जबकि अल्फ़ा टू और बीटा टू टू वालों का क्या काम होता है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल के लिए। ये जो टू वाले होते हैं अल्फ़ा टू और बीटा टू, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है अल्फ़ा टू चेन प्लस टू बीटा चेन, यानी कि दो ही अल्फ़ा की चेन होती हैं और दो ही बीटा चेन होती है जो कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एमएससी क्लास टू कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्रेस प्राइमली ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं सभी की सरफेस के ऊपर एमएससी क्लास टू के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफॉज और बी सेल। और ये किसको एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, ये करते हैं टी हेल्पर सेल्स को। अब इन दोनों के एमएससी क्लास वन और एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में कंपैरिजन कर लेते हैं, एक दफ़ा आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा क्या डिफरेंस है। क्लास वन को देखिए तो इसके अंदर भी दो ही चेन्स होती हैं, एक होती है अल्फ़ा एक होती है बीटा। लेकिन अल्फ़ा के यहाँ पर तीन सब यूनिट्स होते हैं या तीन डोमेन्स होती हैं, एक होती है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री। और जो बीटा है वो सिर्फ एक ही होती है। जो एमएससी क्लास वन है उसके अंदर जो अल्फ़ा है वही सिर्फ ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि वही ट्रांस मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है और उसका जो सी टर्मिनल होता है वही साइटोप्लाज्मिक टेल जिसे कहा जाता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। जबकि जो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन होती है, बीटा यूनिट होता है या बीटा डोमेन होती है, वो आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होती है, वो अल्फ़ा थ्री के साथ नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड होती है और ये स्मॉलर लाइटर चेन होती है या लाइटर डोमेन होती है, जबकि अल्फ़ा जो होती है वो हैवी चेन होती है। और ये जो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू है ये यहाँ पर बाइंडिंग क्लेफ्ट बनाते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट बनाते हैं और इसी जगह पर अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू के दरमियान में ये जो क्लेफ्ट बनाते हैं यहीं पर एंटीजन की प्रेजेंटेशन होती है और यहीं पर आज के एंटीजन की बाइंडिंग होती है। अगर बात करें कि कितने साइज़ का जो पेप्टाइड है वो यहाँ पर आके बाइंड करता है, ये कितने साइज़ का एंटीजन जो है वो यहाँ पर आके बाइंड करता है, तो उसकी बाइंडिंग होती है एमएससी क्लास वन बाइंड पेप्टाइड्स दैट आर 8 to 10 अमाइनो एसिड इन साइज, यानी कि जो 8 और 10, 8 से लेकर 10 अमाइनो एसिड का साइज़ का जो पेप्टाइड होता है वो यहाँ पर आके बाइंड करता है। और फिर ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स यानी कि टीसी सेल्स को, ये वाला जो पेप्टाइड होता है जिसका साइज़ 8 to 10 अमाइनो एसिड होता है वो उसको टीसी सेल्स को प्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर एमएससी क्लास टू के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर भी दो ही चेन्स होती हैं लेकिन वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई हैवी और लाइटर चेन नहीं का हिसाब नहीं होता। यहाँ पर दो ही डोमेन्स होती हैं, एक होती हैं दो चेन होती हैं, एक होती है अल्फ़ा और एक होती है बीटा। और दोनों ही चेन्स जो होती हैं वो फर्दर आगे से डिवाइडेड होती हैं, एक होती है अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू, जो बीटा होती है वो भी डिवाइडेड होती है बीटा वन और बीटा टू। दोनों ही ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, दोनों ही के जो सी टर्मिनल होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों की साइटोप्लाज्मिक टेल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। अब यहाँ पर बाइंडिंग की बात करें कि बाइंडिंग कहाँ पर होती है, तो बाइंडिंग होती है अल्फ़ा वन और बीटा वन के दरमियान में, यहाँ पर इस जगह पर क्लेफ्ट बनता है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में बाइंडिंग हो रही होती है। जबकि अल्फ़ा टू और बीटा टू की बात करें तो ये पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पर कितने साइज़ का जो पेप्टाइड है वो बाइंड करता है, एमएससी क्लास टू विल बाइंड विद अमाइनो एसिड रेसिड्यू दैट आर 13 to 18 इन साइज, जिसका साइज जिस पेप्टाइड का साइज 13 से 18 यहाँ पर बड़ा जो पेप्टाइड है वो बाइंड करता है और ये जो प्रेजेंट करती हैं ये टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करती हैं। याद रखिएगा क्लास वन में
छोटे साइज़ का पेप्टाइड बाइंड करता है उसका जो साइज़ होता है वो होता है 8 to 10 अमाइनो एसिड, जबकि जो क्लास 2 है उसके अंदर बड़ा साइज़ का बाइंडिंग होती है पेप्टाइड की एंटीजन की, वो होती है 13 से 18 अमाइनो एसिड वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं।